मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष की इतिहास विषय की एक महत्वपूर्ण विषय जो द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र में आता है वो है अंग्रेजों का मराठों के साथ संघर्ष। इस विषय पर आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इस क्रम में उल्लेखनीय बात यह है कि ज्यों-ज्यों मुग़ल साम्राज्य भारत की केंद्रीय सत्ता में कमज़ोर होता जा रहा था, त्यों-त्यों जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वो इस प्रयास में लगी हुई थी कि इस केंद्रीय सत्ता का जो शून्य है, जो रिक्तता आ गई है केंद्रीय सत्ता में, उसे भरने के प्रयास में ये शक्तियाँ लग गई थी। इसमें जो भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वो भी, और साथ में जो कुछ विदेशी शक्तियाँ थीं वो भी। तो इसी प्रयास में दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ भारत की, मुग़लों के अतिरिक्त, एक दक्षिण भारतीय शक्ति थी मराठों की शक्ति, और दूसरी विदेशी शक्ति थी अंग्रेज कंपनी की शक्ति। इन दोनों के मध्य संघर्ष होना आवश्यक था। जब तक ये शक्तियाँ आपस में ये निर्णय ना कर लें एक दूसरे को पराजित करने के पश्चात, तब तक वो केंद्रीय शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि दिल्ली की गद्दी को प्राप्त वो ही व्यक्ति करेगा, वो ही शक्ति करेगी जो शक्ति या तो मराठों को पराजित कर देगी या अंग्रेज़ों को पराजित कर देगी। तो ऐसी दशा में अंग्रेज़ों और मराठों का संघर्ष होना, आपस में संघर्ष होना अत्यंत आवश्यक था। सामान्य तौर पर आंग्ल मराठा संघर्ष में हम देखते हैं कि 3 युद्धों के माध्यम से, 3 चरणों में अंग्रेज़ों का मराठों के साथ संघर्ष होता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हम आज प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष या आंग्ल मराठा संघर्ष के प्रथम चरण अथवा प्रथम युद्ध के विषय में बात करें। 1772 से 1775 तक ये संघर्ष होता है। इस संघर्ष के लिए प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष के लिए जो कारण इम्पोर्टेंट रूप से जिम्मेदार हैं वो निम्नानुसार हैं। प्रथम, मराठों के प्रति अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो एक बड़ा कारण बनकर उभरती है आंग्ल मराठा संघर्ष के लिए। 1772 ईस्वी से पूर्व मराठों और अंग्रेज़ों के बीच कभी भी सीधा संपर्क नहीं हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है, तब से मराठों के प्रति अंग्रेज़ों ने एक नीति निर्माण का या एक नीति मराठों के प्रति प्रारंभ होती है। हेस्टिंग्स ये चाहता था कि मराठों की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसका कंपनी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तथा मराठे बम्बई की तरफ ना बढ़ें या बम्बई पर आक्रमण ना करें। इसके अलावा वह मराठों के आक्रमण से बंगाल की भी रक्षा करना चाहता था, क्योंकि बम्बई और बंगाल दोनों जगह कंपनी के अपने हित थे। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बंगाल और बम्बई को
मराठा आक्रमण से बचाने के लिए यह आवश्यक था कि मराठा की जो शक्ति है उसे नियंत्रित किया जाए और साथ ही साल सेट पर भी अधिकार कर लिया जाए। वारेन हेस्टिंग्स की ये जो नीति थी, इस नीति के चलते अंग्रेजों और मराठों के मध्य शत्रुता होना आवश्यक था। जब दो शक्तियाँ एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता रखती हैं तो निश्चित रूप से उनमें संघर्ष होना भी आवश्यक हो जाता है। तो एक कारण बड़ा ये था। फिर दूसरे क्या है कि मराठा जो सरदार थे उनमें आपस की जो परस्पर फूट थी वो भी बड़ा कारण थी अंग्रेजों का मराठों के पर आक्रमण करने की। पेशवा माधवराव की मृत्यु जब 1772 ईस्वी में हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद पेशवा पद के लिए आपस में संघर्ष छिड़ जाता है। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा हुआ, परंतु उनके जो चाचा थे रघुनाथ राव, जिसे राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, वो खुद पेशवा बनना चाहते थे। राघोबा ने षड्यंत्र रचकर 30 अगस्त 1773 को नारायण राव का वध करवा दिया और स्वयं पेशवा बन बैठा। नाना फडणवीस तथा माधवराव के अन्य जो समर्थक थे वो माधवराव के अल्पवयस्क पुत्र को पेशवा बनाने का प्रयास करने लगे और अंततः वो इसमें सफल भी हुए और माधवराव के अल्पवयस्क पुत्र को उन्होंने पेशवा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मराठों की जो आपस की फूट थी उसने भी अंग्रेजों को मराठों की तरफ आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस आपसी संघर्ष की जो परिणति होती है वो राघोबा या रघुनाथ राव व अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि से होती है। राघोबा ने नाना फडणवीस के विरुद्ध बम्बई की सरकार से मदद मांगी। बम्बई के गवर्नर ने 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि के नाम से एक समझौता राघोबा से कर लिया। इस समझौते के अनुसार सालसेट और बेसिन अंग्रेजों को देने का वचन दिया गया राघोबा की तरफ से। यहीं से मराठों का अंग्रेजों के साथ सीधा संपर्क शुरू होता है। बम्बई की सरकार ने यह संधि बंगाल की सरकार की आज्ञा के बगैर ही कर ली थी, क्योंकि अंग्रेज तो मराठों की पारस्परिक जो फूट थी उसका लाभ उठाने को तत्पर थे। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देने का वचन दिया था और बदले में उससे सालसेट व बेसिन के जो क्षेत्र थे वो प्राप्त करने का भरोसा लिया था तथा सूरत व भड़ोच के राजस्व का कुछ भाग भी रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया था। साथ में रघुनाथ राव ने यह भी स्वीकार किया था कि वे अंग्रेजों के शत्रुओं से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा, किसी प्रकार की संधि नहीं। तो ये जो 3 बड़े कारण थे जिन कारणों की वजह से अंग्रेजों का मराठों के साथ संघर्ष अनिवार्य हो गया और इन कारणों के चलते 18 मई 1775 को युद्ध प्रारंभ हो गया अंग्रेजों और मराठों के मध्य या कंपनी और मराठों के। बम्बई सरकार ने एक शक्तिशाली जो सेना थी वो रघुनाथ राव की या राघोबा की सहायता के लिए पूना भेज दी। 18 मई 1775 को अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में मराठे पराजित हुए, किंतु जो कलकत्ता काउंसिल थी उसने इस संघर्ष में हस्तक्षेप करते हुए जो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी उस संधि को रद्द कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार इस प्रकार की जो संधियां थी वो बिना कलकत्ता काउंसिल की आज्ञा के बिना नहीं की जा सकती थी।
संधि के रद्द होते ही युद्ध बंद करना पड़ा और अंग्रेज मराठों के साथ लंबे संघर्ष में भी उलझना नहीं चाहते थे। परिणाम स्वरूप 1776 को पुरंदर की संधि होती है। सूरत की संधि को रद्द करने के पश्चात जो कलकत्ता काउंसिल है उसने अपना एक प्रतिनिधि पूना सरकार के पास भेज दिया और 1 मार्च 1776 को नाना फडणवीस के साथ अंग्रेजों ने पुरंदर नामक स्थान की संधि कर दी। इस संधि की शर्तों के अनुसार ये दोनों पक्षों में ये निश्चित हुआ कि सालसेट टापू अंग्रेजों के अधिकार में ही रहेगा और जो भड़ोच के क्षेत्र हैं उसके राजस्व का कुछ भाग भी अंग्रेज प्राप्त करते रहेंगे। मराठों ने क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 12 लाख रुपए की जो राशि है वो भी देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने इसके विपरीत वायदा किया कि वे रघुनाथ राव को किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे और उसकी सेना को भी भंग कर देंगे। राघोबा को पेंशन देकर उसे पूना से दूर भेज दिया जाएगा, गुजरात भेज दिया जाएगा। इस प्रकार जो ये युद्ध था जो मई 1775 में शुरू हुआ था वो बंद। पुरंदर की जो संधि थी उन संधि की शर्तों का पालन ना तो अंग्रेजों ने ही किया और ना ही मराठों ने किया। गुजरात भेजने के बजाय बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने राघोबा को अपने यहाँ शरण दी। उधर इंग्लैंड में कंपनी के डायरेक्टर्स ने कलकत्ता काउंसिल द्वारा की गई पुरंदर की जो संधि है उसे अस्वीकार कर दिया और बम्बई सरकार का समर्थन किया, अर्थात जो सूरत की संधि थी उसे मान्यता प्रदान की। उस समय अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो भी प्रारंभ हो गया था। फ्रांस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अमेरिका से संधि कर ली थी, तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां थी वो भी बड़ी घोंच-पोच हो रही थी और दोनों ही पक्ष अंग्रेज भी और मराठे भी दोनों ही संधियों को तोड़ने को तत्पर थे। बम्बई सरकार ने रघुनाथ राव को पेशवा घोषित कर दिया और एक अंग्रेजी सेना ने मराठों पर आक्रमण कर दिया। मराठों ने भी इस समय तक इस जो समय मिला उसमें युद्ध की तैयारी कर ली थी। परिणाम स्वरूप 1779 में तेलगांव के युद्ध में मराठा ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। जब अंग्रेज मराठों से पराजित होकर चारों तरफ से घिर गए तो मजबूर होकर उन्हें बड़गांव की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार जो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से बहुत ही अपमानजनक थी, यह निश्चित हुआ कि 1773 के बाद अंग्रेजों ने मराठों से जो भी प्रदेश जीते थे वो पुनः मराठों को लौटा दिए जाएंगे और अंग्रेजी सेना जो बंगाल से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी उसे भी रोक दिया जाएगा। अंग्रेज मराठों को 41,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भी देंगे और अंग्रेज रघुनाथ राव को राघोबा को पूना दरबार को सौंप देंगे। ऐसी स्थिति में रघुनाथ राव ने भागकर माधवराव सिंधिया के यहाँ शरण ली। इस प्रकार ये देखा जाता है कि जो बड़गांव का युद्ध था वो बड़गांव की जो संधि थी उस संधि ने अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा है उसे काफ़ी क्षति पहुंचा। अंग्रेज इस संधि अपमानजनक संधि को मान्यता प्रदान करने को तैयार नहीं थे। गवर्नर जनरल वारेंग हेस्टिंग्स ने इस संधि को मान्यता प्रदान नहीं की। उसने मराठों के विरुद्ध जनरल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी बंगाल से एक शक्तिशाली सेना महाराष्ट्र भेजी और इस सेना ने फरवरी 1780 में अहमदाबाद पर आक्रमण करके बड़ौदा के मराठा सरदार गायकवाड़ को संधि करने पर विवश कर दिया। बेसिन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर दिया।
अब अंग्रेजी सेना पूना की तरफ बढ़ती है। नाना फडणवीस ने अंग्रेजी सेना को पूना के निकट पुनः दोबारा से पराजित कर दिया। नाना फडणवीस ने इस युद्ध से पहले हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली के साथ संधि कर ली थी। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जनरल पोपहम के नेतृत्व में भेजी गई एक अन्य सेना ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया और फरवरी 1781 में सिपरी के युद्ध में अंग्रेज सेना ने सिंधिया को पराजित कर दिया। विवश होकर सिंधिया को अंग्रेजों से एक संधि करनी पड़ी और उसने साथ में सिंधिया ने यह भी वचन दिया कि वो नाना फडणवीस के साथ अंग्रेजों का समझौता करा दे। और इसी संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और पूना दरबार के बीच सालबाई की संधि होती है। इस संधि जो 17 मई 1782 को होती है, उसके अनुसार सालसेठ तथा भड़ोच पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है। नारायण राव के पुत्र माधव राव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेशवा स्वीकार कर लिया। यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्रों पर सिंधिया का अधिकार बना रहेगा। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया और उसे पूना सरकार की ओर से 3 लाख रुपए की पेंशन स्वीकृत करा दी। अंग्रेजों द्वारा मराठों के जीते गए सभी प्रदेश वापस मराठों को लौटा दिए। पेशवा ने यह वचन दिया कि वह अन्य किसी यूरोपियन जाति या यूरोपियन शक्ति से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करेंगे और फतेह सिंह राव गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया और उसे भी उसके जीते गए प्रदेश वापस लौटा दिए। तो इस प्रकार से अंग्रेजों और मराठों के बीच जो ये पहला संघर्ष था या संघर्ष का पहला चरण था, उसकी समाप्ति होती है। महत्व की दृष्टि से और परिणामों की दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जो परिणाम इस युद्ध के या इस संघर्ष के निकल के आए, वो थे कंपनी की आर्थिक दशा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष में कंपनी की पहले से ही बिगड़ी हुई जो आर्थिक दशा थी वो और अधिक खराब हो गई। दूसरा क्या है, इस संधि के परिणाम स्वरूप मराठों और मैसूर के जो राज्य हैं उनमें अलगाव पैदा हो गया, क्योंकि अब एक नई संधि मराठों के साथ हो गई। मराठों की दुर्बलता इस संघर्ष में स्पष्ट हो गई थी, इनका प्रकटीकरण हो गया था। मराठे जिनकी शक्ति को दक्षिण भारत में निर्बाध माना जाता था, इस संघर्ष के पश्चात उनकी कमजोरी भी सामने आ गई। फिर इस सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंग्रेजों और मराठों के बीच टेम्परेरी ही सही, अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन शांति स्थापित हो गई। डॉक्टर दत्त ने ठीक ही कहा था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का इतिहास सालबाई की संधि के समय से एक नवीन दिशा की तरफ मुड़ता है। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ भी ये मानते हैं कि सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि उसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया तथा इसके बाद 20 वर्षों तक, जो आगामी 20 वर्ष थे, वो अंग्रेजों और मराठों के बीच शांतिपूर्ण व्यतीत। फिर इस संधि के परिणाम स्वरूप मराठों को भी कुछ लाभ प्राप्त हुए। इससे पेशवा की जो स्थिति थी वो सुदृढ़ हो गई। महादजी सिंधिया के प्रभाव में भी वृद्धि हुई और मुगल सम्राट शाह आलम पर महादजी सिंधिया का जो प्रभाव है वो और अधिक बढ़ गया। शाह आलम ने महादजी सिंधिया को मुगल दरबार में वकील मुतलक के पद पर नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष दोनों शक्तियों के जो संबंध हैं, उन संबंधों में
एक नई मोड़ लेकर सामने आता है। धन्यवाद।